सॉर्सरर की, जिसे कि अपनी पिछली जिंदगी में सभी रॉयल्स बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से मार देते हैं। वो सबसे पहले उसका सामान उसके घर से बाहर फेंकते हैं और उससे कहते हैं कि मरने से पहले मैं चाहता हूँ कि तुम अपने सबसे ताकतवर अटैक से मुझ पे हमला करो। पर जब वो सॉर्सरर उस पे अपने मैजिक से हमला करता है, वो इतना कमजोर था कि वो उस बंदे तक पहुंचने से पहले ही मिट जाता है। ये देख के वहाँ खड़े सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम जैसे नाकारा इंसान को जीने का कोई हक नहीं है, तुम्हारा जीना तो मैजिक की ही बेइज्जती है। और उसके ऊपर एक फायर बॉल का हमला करते हैं जिससे वो तड़प तड़प कर मर जाता है। अगले सीन में जब उसकी आंख खुलती है, वो चारों तरफ से सुंदर मेड से घिरा हुआ था, पर उन्हें देख के वो डर जाता है क्योंकि वो उसे मॉन्स्टर्स जितने बड़े लग रहे थे। तो वो खुद को डिफेंड करने के लिए एक मैजिक से हमला करता है, पर वही सेम फायर बॉल इस बार बिल्डिंग की छत को उड़ा देता है। और इसी वक्त किंगडम में सभी लोग सोलम किंगडम के 7th प्रिंस के जन्म को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, जिसका नाम लॉयड रखा गया है। वहीं कासल में टूटी हुई छत को देख के सारी मेड्स डर चुकी हैं और लॉयड को भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और हम कासल में देखते हैं कि सारी मेड्स लॉयड को ढूंढ रही हैं। लॉयड सभी मेड्स से छुपकर वहाँ से भाग रहा होता है, तभी उसके सामने 2 जनरल्स आ जाते हैं। उनसे लॉयड कहता है कि वो मेड्स को ना बताएं कि उन्होंने उसे देखा था। वो सब कहते हैं हाँ ठीक है, हम नहीं बताएंगे, पर हमारे साथ तुम हंटिंग पे चलोगे क्या? वो ये सब बातें कर ही रहा होता है कि लॉयड वहाँ से भाग जाता है। ये देख के वो कहता है कि ये टिंगू तो फिर से चला गया यार। पर दूसरा बंदा बोलता है कि तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो, वो तो 7th प्रिंस है, उसका नंबर तो कभी राजा बनने में लगने ही नहीं वाला, तो उससे दोस्ती करके हमारा क्या फायदा। पर वो मुच्छड़ कहता है कि तुम बेवकूफ हो क्या, उसने जन्म के कुछ दिनों बाद ही बोलना शुरू कर दिया था और ऊपर से वो पिक्चर्स वाली बुक पढ़ने की जगह स्पेल के बारे में पढ़ाई शुरू कर चुका था। उसे लगता है कि लॉयड शायद एक बहुत ही महान सॉर्सरर जिसका कि नाम विलियम था उसका रीइंकार्नेशन है। वहीं लॉयड कहता है कि हाँ मेरा पुनर्जन्म तो हुआ है, पिछले जन्म में मैं एक आम इंसान था और इस बार सीधा रॉयल फैमिली के 7th प्रिंस के तौर पे पैदा हो गया। यहाँ तक कि मुझे अपनी पिछली जिंदगी की सारी चीजें भी याद है, पर उससे मुझे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं तो बस नए मैजिक को सीखना चाहता हूँ। वो एक लाइब्रेरी में पहुंच जाता है और मस्त बुक पढ़ने वाला होता है, लेकिन तभी उसे ढूंढते हुए सिल्फा वहाँ पहुंच जाती है। सिल्फा उसे तलवारबाजी सिखाती है। लॉयड उसे अच्छी खासी टक्कर दे रहा था, पर लॉयड कहता है कि मैं तो 7th प्रिंस हूँ, मेरा तो कभी राजा बनने का नंबर लगेगा ही नहीं, तो मैं ये सब क्यों सीखूं। पर सिल्फी कहती है कि तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ राजा बनना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, एक प्रिंस को और भी सारे काम होते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि सिल्फा लॉयड को 3 सालों से तलवारबाजी सिखा रही है। लॉयड जानता है कि अगर उसने सिल्फा को अच्छी तलवारबाजी नहीं दिखाई तो वो उसे रात तक लगातार ट्रेन करती रहेगी। इसके बाद वो फिर से ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। सिल्फा उसकी तलवारबाजी देख के इम्प्रेस्ड थी। वहीं लॉयड एक कंट्रोल टाइप मैजिक का यूज कर रहा था, तो बेसिकली ये ऐसा था जैसे सिल्फा अपनी ही कॉपी से लड़ रही हो, यानी लॉयड चीटिंग कर रहा था क्योंकि वो यहाँ से जल्दी से निकल के बुक पढ़ना चाहता है। लॉयड कह रहा होता है कि हमारे बीच में हाइट, स्टैमिना और ताकत का डिफरेंस है, जिसकी वजह से मैं हमेशा ही हार जाता हूँ, तो इसलिए वो इस बार कुछ नया करना चाहता है और थोड़ी और चीटिंग का जुगाड़ लगाता है। वो ताकत के लिए अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा लेता है और उससे बराबर से लड़ने के लिए लेविटेट भी कर रहा होता है, और इस बार उन दोनों की टक्कर बराबरी की थी। इसके बाद लॉयड उसे हराने के लिए उसकी मूवमेंट्स को कॉपी करना छोड़ देता है। उसे लगा था कि वो इस तरह से सरप्राइज करके सिल्फा को हरा देगा और फिर वो मस्त बुक पढ़ने चला जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है और वो कहती है कि तुम्हें क्या लगा, मुझे पता नहीं चलेगा तुम चीटिंग कर रहे हो, तुमने अपनी रीच बढ़ाने के लिए वुडन स्वॉर्ड को ग्रो कर दिया और हाइट का डिफरेंस को कवर अप करने के लिए लेविटेट भी कर रहे थे, तुम तो सही में कितने अमेजिंग हो। वो उसे गोदी उठा के कहती है कि तुम कितने कमाल के हो, तुम तो एक ही बारी में 2 स्पेल यूज कर रहे थे। ये सब सुन के लॉयड सोचता है, लगता है सिल्फा ने नोटिस नहीं किया कि मैं फिजिकल एनहेंसमेंट और कंट्रोल मैजिक भी यूज कर रहा था, यानी मैं एक ही साथ 4 मैजिक यूज कर रहा था। मुझे नहीं लगता कि मुझे इसे बताना चाहिए। अगले सीन में लॉयड सभी मेड्स के साथ नहा रहा होता है। वो कहता है कि मैं अकेला नहा सकता हूँ, पर मेड्स कहती हैं कि अगर हमने तुम्हें अकेला छोड़ दिया तो तुम नहाने के बजाय बुक पढ़ने लगोगे। तभी एक मेड उसको डराने के लिए कहती है कि अगर तुम अच्छे बच्चे नहीं बनोगे और हमारी बातें नहीं मानोगे तो फॉरबिडन लाइब्रेरी में जो डीमन है तुम्हें खा लेगा। लॉयड उस डीमन के बारे में और जानना चाहता है, तो वो बताती है कि काफी सालों पहले सोलम पूरी तरह से तबाह होने वाला था और इस तबाही का कारण सिर्फ एक डीमन था। उसको एक बुक में सील करने के लिए काफी सारे मेजर्स ने अपनी जान गंवा दी और उस डीमन का नाम ग्रिमोर था। सिल्फा कहती है कि वो बुक तो अंडरग्राउंड लाइब्रेरी में सील है और उसे लगता है कि ये सब कुछ सिर्फ एक कहानी है और उसे नहीं लगता कि प्रिंस लॉयड ऐसी बचकानी सी कहानी से डरेगा। इसके बाद एक मेड लॉयड से कहती है कि आज रात तुम मेरे बेड पे सो जाना, पर इसकी वजह से सभी मेड्स में झगड़ा शुरू हो जाता है कि वो किसके बेड पे सोएगा। उनके झगड़े के बीच में से लॉयड वहाँ से निकल आता है और वो उस फॉरबिडन लाइब्रेरी में जाने के लिए काफी एक्साइटेड है। इसके बाद लॉयड इनविजिबिलिटी मैजिक का यूज करके लाइब्रेरी के गेट तक पहुँचता है, जहाँ की एक गार्ड को उबासी लेते हुए जब दूसरा गार्ड देखता है वो कहता है कि ओए सुस्ती मत दिखा, तुम्हें पता नहीं कि इस लाइब्रेरी में ऐसा मैजिक छुपा है जो पूरे किंगडम को तबाह कर देगा, और इतना ही नहीं इसमें एक बहुत ही भयानक डीमन को सील भी किया गया है। पर लॉयड आसानी से उनसे बच के आगे बढ़ जाता है। वहीं गार्ड्स बात कर रहे होते हैं कि कोई भी सिक्योरिटी को तोड़ के अंदर नहीं जा सकता, अगर वो अंदर चला भी गया तो एंट्रेंस पे 10 पावरफुल मेजेस ने एक सील लगाई है, तो कोई भी उसे नहीं तोड़ सकता। पर लॉयड उस सील
सील को आसानी से तोड़ देता है और लाइब्रेरी के अंदर पहुंच जाता है। तभी एक बुक उसके पास उड़ती हुई आती है और उसमें से एक अजीब सा क्रीचर बाहर आता है और वो कहता है कि मैं काफी इम्प्रेस हूँ ये देख के कि तुमने दरवाजे पे लगी सील तोड़ दी। मेरा नाम है, तुम कौन हो? लॉयड उसको अपना नाम बताता है, जिसके बाद ग्रिमोर उसे कहता है कि क्यों ना तुम मुझे फ्री कर दो, मैं कभी ना कभी तो फ्री हो ही जाऊंगा क्योंकि ये सीलिंग मैजिक काफी पुराना हो चुका है और अगर तुम मुझे फ्री करते हो तो मैं तुम्हें जितना चाहोगे उतना गोल्ड दे सकता हूँ। लॉयड उसके बनाए हुए एक सोने के टुकड़े को उठाता है और कहता है कि ये तुम्हारा मैजिक कितना घटिया है, इसकी क्वालिटी तो बिल्कुल MC स्टैंड के गानों जैसी है, तुमने तो बस मिट्टी को सोने में बदल दिया है। ये सब सुन के ग्रिमोर हैरान हो जाता है कि कित्तू सा बालक इतना सब कुछ कैसे जानता है। लॉयड उसे आजाद नहीं करना चाहता और वो दरवाजे पे भी वापस से सील लगाना चाहता है क्योंकि अगर उसने एक ऐसे खतरनाक मॉन्स्टर को आजाद कर दिया तो वो फिर चैन से मैजिक को स्टडी नहीं कर पाएगा। पर ग्रिमोर उसे समझाने की कोशिश करता है कि जिन मेजेस ने मुझे सील किया था वो तो अब जिंदा है ही नहीं, तो मुझे किसी से बदला भी नहीं लेना और मैं किसी पे हमला नहीं करूंगा। पर लॉयड नहीं मानता तो ग्रिमोर उसे लालच देता है कि अगर तुमने मुझे फ्री कर दिया तो मैं तुम्हें एंशिएंट मैजिक सिखाऊंगा जो कि कई सेंचुरीज पहले ही खो चुका है। ये बात सुन के लॉयड उसके जाल में फंसने लगता है, जिसके बाद लॉयड उसे आजाद कर देता है। ग्रिमोर को इस बात पे हंसी भी आ रही थी कि उसे एक छोटे से बच्चे ने आजाद किया है। लॉयड उससे कहता है कि तुम्हें याद है ना कि तुम मुझे एशियंट मैजिक सिखाने वाले हो। ग्रिमोर कहता है कि बिल्कुल बिल्कुल मुझे याद है और वो लॉयड पे एक बहुत ही पावरफुल हमला कर देता है जिससे पूरी लाइब्रेरी में तबाही मच जाती है। ग्रिमोर को लगता है कि वो मर चुका है तो कहता है कि इतना एजुकेशन तुम्हारे लिए काफी होगा और वहाँ से जाने लगता है, पर वो देखता है कि लॉयड को कुछ भी नहीं हुआ था। वहीं लॉयड कहता है कि ये तो कितना कमाल का मैजिक था, क्या तुम मुझे और भी ऐसे स्पेल्स दिखा सकते हो? ये सुन के ग्रिमोर को गुस्सा आ जाता है और वो कई तरह के मैजिक से लॉयड पे हमला करता रहता है, पर उसके किसी भी हमले से लॉयड का बैरियर टूटता ही नहीं। ये सब देख के ग्रिमोर को भी अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था कि वो एक छोटे से बच्चे को नहीं हरा पा रहा है। वहीं लॉयड उसके मैजिक को देख के बहुत खुश है और वो एक उंगली से ही उसके मैजिक को पकड़ लेता है और कहता है कि अच्छा तो ये इस तरीके से बना है। जिसके बाद वो उस अटैक को फूंक से हटा देता है और उसकी उंगली की हालत काफी बुरी हो चुकी थी, पर वो अभी भी हंसता है और ग्रिमोर से कहता है चल जमुरे और मैजिक दिखा। पर ये सब देख के ग्रिमोर का दिमाग और ज्यादा खराब हो रहा था। इसके बाद वो और भी ज्यादा ताकत से उस पे हमला करता है, पर लॉयड का बैरियर तो टस से मस नहीं हो रहा था। ये स्पेल लॉयड को काफी इंटरेस्टिंग लग रहा था क्योंकि इस स्पेल के लिए एक ही इनकांटेशन को सिंक्रोनाइजेशन में 2 मुंह से बोलना था, यानी जिस डीमन के पास 2 मुंह है सिर्फ वही इसे यूज कर सकता है। वहीं ग्रिमोर अपना मैजिक यूज करते करते थक चुका था और वो देखता है कि लॉयड के बैरियर को तो कुछ भी नहीं हुआ है। ग्रिमोर कहता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, वो तो मेरा इतना पावरफुल अटैक था। लॉयड कहता है कि ही तुम सही कह रहे हो, ये कितना पावरफुल था, तुमने इसे सीखने में तो बहुत मजे किए होंगे, नहीं ऐसे तुम्हें और कितने स्पेल्स आते हैं। ये सुन के ग्रिमोर डर जाता है कि ये बच्चा है या शैतान की औलाद है और वहाँ से भागने लगता है, पर वो अचानक से ही लॉयड के बैरियर से टकरा जाता है और वो सोच में पड़ जाता है कि इस बालक ने कितने बैरियर बना रखे हैं। जिसके बाद लॉयड लाइब्रेरी के सभी इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर बैरियर लगा देता है। इसके बाद ग्रिमोर फिर से उस पे हमला करने वाला होता है, पर लॉयड उसे रोकता है और कहता है कि ये सब बहुत हो गया, ओए तुम्हारे सारे अटैक्स में देख चुका हूँ, अब मैं तुम पे हमला करता हूँ और तुम मुझे अपना डिफेंस मैजिक दिखाओ। लॉयड उसके ऊपर एक बहुत ही खतरनाक फायरबॉल से हमला करता है और क्योंकि ग्रिमोर उसके बैरियर के अंदर था वो उसी में झुलस जाता है। लॉयड उसके पास जाता है और पूछता है कि तुमने डिफेंस मैजिक का यूज क्यों नहीं किया। वहीं ग्रिमोर सोच रहा होता है कि ये कौन बच्चा है यार, कौन छोड़ गया इसे यहाँ। जिसके बाद लॉयड उस पूरी लाइब्रेरी को बिल्कुल पहले जैसा कर देता है। ये देख के ग्रिमोर का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो कहता है कि आप तो कितने कमाल के हो मास्टर लॉयड सर। लॉयड कहता है तुम मुझे मास्टर बुला रहे हो? ग्रिमोर कहता है हाँ, मैंने आपके जितने महान सोर्सरर से कभी मुलाकात नहीं की। लॉयड कहता है कि तुम भी कितने कमाल के हो, लगता है डीमंस को मैजिक से नहीं मारा जा सकता। ग्रिमोर कहता है कि हाँ ऐसा तो है, पर दर्द तो होता ही है ना। ये सुन के लॉयड कहता है ओह, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम कितना दर्द सह सकते हो। ये सुन के ग्रिमोर डर जाता है और वो कहता है कि प्लीज सर मुझे माफ कर दो सर, मैं आपका सर्वेंट बन के रहूंगा सर, मैं आपकी सारी बातें मानूंगा, प्लीज मुझे आप अपना फैमिलियर बना लीजिए। तो लॉयड कहता है अच्छा अच्छा ठीक है। वहीं ग्रिमोर को अब रियलाइज हो रहा था कि उसकी हालत अब एक लैब के चूहे जैसी हो चुकी है, क्योंकि ग्रिमोर ऐसे बाहर जाता तो सबका ध्यान उसी की तरफ होता, तो वो खुद को बड़ी ही क्यूट सी चीज में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और कह रहा होता है कि तुमने इतनी क्यूट चीज तो अपनी जिंदगी में नहीं देखी होगी, अगर मैं तुम्हें लड़ाई में नहीं हरा पाया तो क्या हुआ, मैं तुम्हें अपनी क्यूटनेस से अपने बस में कर लूंगा। इसके बाद लॉयड उसे अपने पॉकेट में आने को कहता है। ये सुन के ग्रिमोर खुश हो जाता है। वो सोचता है कि ये कितना बेवकूफ है, ये नहीं जानता कि मैं जितना इसके करीब रहूंगा इसे कंट्रोल करना उतना ज्यादा आसान होगा। पर जब वो उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है वो देखता है कि लॉयड का माना बहुत ही ज्यादा डेंस है और वो कुछ भी नहीं कर सकता। ये देख के ग्रिमोर डर जाता है और कहता है कि ये इंसान कैसे हो सकता है यार। लॉयड उसे घबराता वो देख के पूछता है कांप काहे रहे
गए हो बे? वो कहता है कि नहीं नहीं कुछ भी नहीं हुआ, और वैसे आप मुझे ग्रिम बुला सकते हो बॉस। इसके बाद लॉयड वहाँ से चला जाता है। अगले दिन लॉयड का एक बड़ा भाई जिसका कि नाम एल्बर्ट था, वो उसे ट्रेनिंग के लिए बुलाने आता है, जहाँ सबसे पहले एल्बर्ट अपने फायरबॉल का यूज करके सभी टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देख के सभी लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। वहीं लॉयड ग्रिमोर को बताता है कि एल्बर्ट सोलम किंगडम का दूसरा प्रिंस है, वो काफी इंटेलिजेंट और फिजिकली केपेबल है, तो लोग उसे अगला होने वाला किंग भी मानते हैं। कासल के अंदर उसकी बहुत चलती है और वो किसी भी फैसिलिटी को अपनी मर्जी से यूज कर सकता है। इसके बाद लॉयड की बारी थी, पर क्योंकि लॉयड राजा नहीं बनना चाहता, वो टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करना नहीं चाहता, बल्कि वो फायरबॉल कर्व का यूज करता है और सभी टारगेट्स को सिर्फ टच करता है। ये देख के एक आदमी उसका मजाक उड़ाने लगता है कि तुमने तो बस टारगेट्स को टच किया है। वहीं एल्बर्ट को सब कुछ पता लग जाता है कि वो कर क्या रहा था, पर वो कुछ भी नहीं कहता और वहां से जाते वक्त कहता है कि मैं ब्रेक लेने जा रहा हूँ, और लॉयड को खुली छूट दे देता है कि उसका जो मन करे वो कर सकता है। ये सुन के लॉयड खुश हो जाता है और वो कहता है कि वो ग्रिमोर का डबल इनकांटेशन ट्रिक ट्राई करना चाहता है। ग्रिमोर कहता है कि तुम्हारे लिए ये करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसे सिर्फ डीमंस कर पाते हैं जिनके दो मुंह होते हैं। ये सुन के लॉयड कहता है हाँ मुझे पता है, और उसे अपने हाथों में ऑब्जॉर्ब कर लेता है। इसके बाद दोनों ही सिंक में एडवांस्ड मैजिक के स्पेल को बोलने लगते हैं, पर ये देख के ग्रिम की हालत खराब हो जाती है। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये है क्या। लॉयड बताता है कि ये तो सिर्फ एक स्पेल स्टैक था, जिसमें मल्टीपल स्पेल्स के इनकांटेशन को एक ही बार में मिक्स किया जाता है, और लॉयड एक ही बार 100 इनकांटेशन को एक ही चीज में मिक्स कर रहा था। ग्रिम कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब है, ज्यादा से ज्यादा एक स्टैक में 3 से 4 स्पेल होते हैं, तुम 100 यूज कर रहे हो। पर लॉयड ग्रिम को चुप करा देता है और वो ग्रिम के मुंह से और अपने मुंह से एक ही साथ बोल पा रहा था। इसके बाद लॉयड इनकांटेशन को शुरू कर देता है। उसकी पावर को देख के ग्रिम भी हैरान था और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये एक छोटे से बच्चे की ताकत है, और उसे लग रहा था कि अगर उसने ये सामने फायर कर दिया तो बहुत तबाही मच जाएगी। पर एन वक्त पे लॉयड अपनी मैजिक को ऊपर आसमान की तरफ कर देता है। वहीं एक आदमी एल्बर्ट से कह रहा होता है कि आप 7th प्रिंस पे इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं, वो माना टैलेंटेड है पर अभी तो वो बस बच्चा है। एल्बर्ट बताता है कि तुमने शायद देखा नहीं, लॉयड ने सभी टारगेट्स पे हमला किया था और उसने जानबूझ के ऐसा हमला किया था कि उसने सिर्फ टारगेट्स को टच किया। एल्बर्ट लॉयड को एक प्रोडिजी मानता है और उसे लगता है कि वो एक दिन ग्रैंड सेज भी बन सकता है। ऐसे में वो फ्यूचर में उसके लिए काफी काम का साबित हो सकता है, और कहता है कि उसने तो अभी तक सारे टारगेट्स को डिस्ट्रॉय भी कर दिया होगा। वही आदमी जब खिड़की के बाहर देखता है तो देखता है कि बाहर बिल्कुल ही अंधेरा हो चुका है। इसके बाद हम ट्रेनिंग ग्राउंड को देखते हैं, जहाँ की लॉयड ने पूरी तबाही मचा रखी है और लॉयड के हमले से आसमान में ही छेद हो गया है। लॉयड जल्दी से अपने मैजिक का यूज करता है और आसमान को फिर से नॉर्मल कर देता है। वहीं ग्रिम कह रहा होता है कि ये क्या लड़का है यार, इस बंदे ने आसमान में छेद कर दिया। अगले दिन उसकी करतूतें अखबार में छपी थी। उसके नीचे ग्रिम पढ़ता है कि एक एडवेंचरर्स का ग्रुप डंजन्स को क्लियर करके वहां से मस्त बहुत महंगी चीजें और पावरफुल चीजें निकाल के ला रहे हैं। ये सुन के लॉयड कहता है कि चलो हम भी डंजन्स क्लियर करने चले। वो जा ही रहा होता है कि ग्रिम उसे रोकता है, अगर तुम यहाँ से चले गए तो सभी लोग परेशान हो जाएंगे तुम्हारे लिए। लॉयड कहता है कि मेरे पास उसका भी जुगाड़ है। इसके बाद लॉयड एक एकॉन को बाहर निकालता है और उसके ऊपर मैजिक का यूज करके उसे बिल्कुल अपने जैसा बना देता है। लॉयड ग्रिम को बताता है कि ये सिर्फ मेरे जैसा दिखता ही नहीं है, बल्कि इसके बोन्स और सर्कुलेटरी सिस्टम भी बिल्कुल मेरे जैसे हैं, यहाँ तक कि वो खुद भी काफी सारी मूवमेंट्स कर सकता है। तो ग्रिम कहता है कि ये तो बढ़िया है, तुम इसे छोड़ के डंजन में जा सकते हो। पर लॉयड कहता है कि अगर ये इतना आसान होता तो मैं कब का कर चुका होता। सबसे ज्यादा मुश्किल तो सिल्फा से बचना है, क्योंकि एक दिन वो मुझे बता रही थी कि मेरी हाइट 0.007 मिलीमीटर बढ़ गई है और वो पुतला सिर्फ अजीब अजीब से डांस ही कर सकता था। तो लॉयड ने ग्रिम की बॉडी को ऑब्जॉर्ब कर लिया और उसके माइंड को उस पुतले में डाल दिया और लॉयड खुद वहां से चला जाता है। वहीं बैठे बैठे ग्रिम का दिमाग चलता है, क्योंकि अब लॉयड यहाँ नहीं था तो वो जो चाहे कर सकता था। लेकिन तभी ग्रिम उससे कहता है मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे फैमिलियर बने, मैं तुम पे भरोसा कर रहा हूँ कि तुम वहाँ सब संभाल लोगे, ठीक है। ये सुन के ग्रिम का दिल भी पिघल जाता है। लॉयड भी बड़ी ही जल्दी किंगडम से बाहर आ जाता है, लेकिन बाहर आने के बाद वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये डंजन्स मिलेंगे कहाँ। पर तभी वो नीचे देखता है कि एक लड़के के पीछे काफी सारे मॉन्स्टर्स पड़े हैं। ये देख के ग्रिम कहता है कि लगता है उसे मदद की जरूरत है, पर तभी वो लड़की एक मॉन्स्टर से आर पार हो जाती है और फिर बाकी मॉन्स्टर्स के भी चीथड़े उड़ा देती है। उस लड़की के कपड़े के पीछे वॉरियर लिखा हुआ था। ये देख के ग्रिम कहता है कि शायद वो एक मार्शल आर्टिस्ट है। लॉयड की बातों से हमें पता चलता है कि वो लड़की की का यूज कर रही थी, वो उसी का यूज करके इतनी अमेजिंग टेक्निक्स को परफॉर्म कर पा रही है। तभी वो लड़की लॉयड को देख लेती है और उससे पूछती है कि तुम कौन हो और वहाँ क्या कर रहे हो। वो दोनों बैठ के डिस्कस ही कर रहे होते हैं कि उसे उसके सामने जाके डंजन्स के बारे में पूछना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि लॉयड ने इतनी देर तक कोई जवाब नहीं दिया था तो उसे लगता है कि वो उसका दुश्मन है और वो भी ऊपर आ जाती है। पर जब वो वहाँ आती है तो लॉयड अपना अपीयरेंस चेंज कर चुका था। वो उसे अपना नाम रॉबर्ट बताता है और कहता है कि वो एक नया एडवेंचरर है। लॉयड ने इल्यूजन मैजिक का यूज किया था और उसने अपने भाई एल्बर्ट और खुद के अपीयरेंस को मिला के इस नए अपीयरेंस को बनाया था, क्योंकि इस मैजिक का उन्हीं लोगों के जैसा दिखने के लिए यूज किया जा सकता है जिन्हें उसने पहले कभी देखा हो। वो लड़की अपना नाम काओ बताती
बताती है और कहती है कि वो एक मार्शल आर्टिस्ट है और बी रैंक हंटर है। वहीं लॉयड को अभी भी डर लग रहा था कि कहीं वो उसे पहचान ना जाए, पर काओ तो एकदम उसके पीछे लट्टी हुई पड़ी थी और वो सोच रही होती है कि ये कितना हैंडसम है यार। उसने अपनी जिंदगी के 18 साल ट्रेनिंग में बता दिए थे और वो डोजो छोड़ के बाहर आई लौंडाबाजी करने के लिए, पर सभी लड़कों को संस्कारी लड़कियां पसंद आती थी और इसके उर्फी जावेद वाले कपड़े देख के वो भाग जाते थे। पर उसने अब ठान ली है कि वो इस आदमी को अपना बॉयफ्रेंड बनाएगी। इसके बाद वो दोनों साथ में एक डंजन में जाते हैं जहाँ काओ आसानी से सभी मॉन्स्टर्स को मार रही होती है और रॉबर्ट से पूछती है, मेरे डोले शोले देख के प्यार हुआ तुम्हें मुझसे? पर रॉबर्ट तो उसे पूरी तरह से इग्नोर कर रहा था और चमकीले पत्थर इकट्ठा कर रहा है। यहाँ हमें पता चलता है कि काओ अभी तक एडवेंचरिंग अकेले ही कर रही थी क्योंकि उसे अभी तक कोई अच्छा साथी नहीं मिला था। इसके बाद वो डिनर करने के लिए बैठते हैं जहाँ रॉबर्ट टाओ से पूछता है कि जो तुम टेक्निक पहले यूज कर रही थी वो की टेक्निक ही है ना? पहले तो टाओ हैरान होती है कि उसे की के बारे में पता है क्योंकि इस कॉन्टिनेंट के ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होता। इसके बाद वो लॉयड को की के बारे में बताने लगती है कि ब्रीदिंग टेक्निक ही की का यूज करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ की को फील करने के लिए ही कई सालों की ब्रीदिंग प्रैक्टिस लगती है। तभी वो रॉबर्ट को देखती है कि वो ब्रीदिंग टेक्निक यूज भी कर रहा है, पर कुछ टाइम बाद ही उसके लंग्स में दर्द होने लगता है तो वो रुक जाता है। टाओ उससे पूछती है कि तुम ब्रीदिंग टेक्निक यूज कर रहे थे? रॉबर्ट कहता है कि हाँ, मैं तो बस जैसा तुमने किया था वैसा कॉपी करने की कोशिश कर रहा था। टाओ ये सुन के हैरान हो जाती है कि सिर्फ उसे ब्रीदिंग टेक्निक यूज करता देख के ही वो इतनी जल्दी कैसे सीख गया। वो उसे रोकने की कोशिश करती है कि ये काफी डेंजरस है, पर रॉबर्ट ब्रीदिंग टेक्निक यूज करता रहता है। वहीं रॉबर्ट अब एक माना के साथ साथ की भी एनर्जी को फील करने लगता है और उसे लगता है कि ये चीज उसके बहुत काम आने वाली है। रॉबर्ट का इंटरेस्ट देख के टाओ से कहती है कि तुम अगर इतना ही इसके बारे में सीखना चाहते हो तो मैं तुम्हें इसे सिखा दूंगी। ये सुन के रॉबर्ट उसका शुक्रिया अदा करता है और उसकी स्माइल देख के टाओ फिर से लट्टू हो जाती है, साली सिंप। और वो शर्माते हुए ही लॉयड से कहती है कि जब तक हम डंजन से बाहर नहीं निकल जाते तुम ऐसे ही ब्रीदिंग करते रहो। वहीं कासल में ग्रिम के पास सिल्फा आ जाती है और उसे देख के ग्रिम डर जाता है। वहीं डंजन में टाओ की ब्लास्ट का यूज करती है और डंजन के बॉस को हरा देती है और अब वो डंजन में रखे चेस्ट को खोल सकते हैं। पर रॉबर्ट का इंटरेस्ट इस बात में ज्यादा था कि आखिर इस डंजन को बनाया कैसे गया है। इन सारी बातों के दौरान रॉबर्ट ब्रीदिंग टेक्निक यूज कर रहा था। ये देख के मन ही मन वो खुश हो जाती है और कहती है कि मुझे तो विनर मिल गया जी, ऐसे दामाद को देख के तो मेरे दद्दू भी खुश हो जाएंगे। इसके बाद वो ट्रेजर चेस्ट को खोल देते हैं। उसको खोलते ही रॉबर्ट नोटिस करता है कि उससे हमला होने वाला है तो वो टाओ को पीछे खींच लेता है और हम देखते हैं कि उस चेस्ट में से एक लीच बाहर निकला है। लॉयड टाओ से लीच के बारे में पूछता है पर टाओ कहती है कि तुम्हें इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम डंजन के बाहर चले जाओ। पर रॉबर्ट फाइट को देखना चाहता था तो टाओ जल्दी से एक ऐसी टेक्निक का यूज करती है जिससे रॉबर्ट उड़ता हुआ पीछे जा रहा होता है। वो जानती है कि इससे कुछ रॉबर्ट की हड्डियां तो जरूर टूटेंगी पर मरने से तो ये बेहतर ही होगा। टाओ को समझ में नहीं आ रहा होता कि एक लो लेवल डंजन के अंदर लीच कैसे आ गया, क्योंकि लीच को हराने के लिए तो कभी कभी ए रैंक हंटर्स भी काफी नहीं होते। टाओ सोचती है कि वो बस इतनी देर उससे लड़ेगी ताकि रॉबर्ट यहाँ से बाहर निकल पाए। वहीं रॉबर्ट उड़ ही रहा होता है अभी तक और वो सोच रहा होता है कि वो आखिर करे क्या। वो की के बारे में भी और जानना चाहता है और डंजन्स के बारे में भी, पर उसे ये भी नहीं पता है कि टाओ ने उसे इधर क्यों फेंका। तो वो इस बारे में ग्रिम से बात करता है पर उस तरफ ग्रिम की भी फटी पड़ी है और वो रोता हुआ कह रहा होता है कि प्लीज यार जल्दी आके मुझे बचा लो। वहीं टाओ लीच से लड़ रही है पर वो लीच का मुकाबला नहीं कर सकती। उसे यकीन है कि अगर वो इससे लड़ी तो उसकी मौत पक्की है और उसे लगता है कि इतनी देर में तो रॉबर्ट बाहर निकल गया होगा तो वो भी चुपके से बाहर निकलने लगती है। लेकिन तभी लीच उसे देख लेता है। वो टाओ से कहता है कि वाह तुम की टेक्निक यूज कर सकती हो, मैंने पहले भी ऐसे किसी को खाया जिसके पास सेम एबिलिटीज थी कि मैजिक का ही एक लोअर फॉर्म है। वो बताता है कि उसने यहाँ कई सारे एडवेंचरर्स के सोल खाए हैं जिसकी वजह से उसके पास उनकी टेक्निक्स और नॉलेज आ जाती है और वो टाओ को खाने लायक बिल्कुल भी नहीं समझता, पर वो रॉबर्ट को जरूर खाना चाहता है क्योंकि उसने उसके अटैक को बड़ी ही जल्दी डॉज कर लिया था। इसके बाद टाओ फिर से लीच के ऊपर हमला करने लगती है। लीच काफी पावरफुल बैरियर बना लेता है और टाओ लगातार ही उस पर हमला करती जाती है और आखिरकार उसे तोड़ देती है, पर उसके बैरियर को तोड़ने में ही उसकी सारी एनर्जी खत्म हो जाती है और वो अब हिल भी नहीं पा रही थी। तभी लीच उसके पीछे आ जाता है और उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि लगता है तुमने अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी, तुम्हारी की तो मेरी एक उंगली के बराबर भी नहीं है, और उस पे मैजिक से हमला कर देता है। पर लॉयड टाइम पे आके उसे बचा लेता है। लीच फिर से उस पे हमला करने वाला था लेकिन अचानक से ही रॉबर्ट उसके पीछे आ जाता है। लॉयड ने इतनी तेजी से मूव करने के लिए एक मैजिक का यूज किया था जो कि देख के लीच भी हैरान था क्योंकि इसे बिना इनकांटेशन के यूज करना इम्पॉसिबल है। इसके साथ ही लॉयड की ब्रीदिंग का भी यूज कर रहा था। वो माना और की को मिक्स करने की कोशिश कर रहा है और उसने खुद के ऊपर एक बैरियर बना लिया है। लीच अपनी पूरी जान लगा रहा था लेकिन उससे बैरियर टूट ही नहीं रहा था। वहीं ब्रीदिंग में लॉयड को दिक्कत होने लगी तो उसने बैरियर हटा दिया, पर लीच को लगता है कि ये बैरियर उसकी ताकत की वजह से टूटा है और वो थोड़े और कॉन्फिडेंस में आके लॉयड पे हमला करने लगता है। पर लॉयड की टेक्निक का यूज करके आसानी से उसके सभी हमलों को डॉज कर रहा था और उसने आखिरकार की और माना को मिक्स करने में कामयाबी हासिल कर ली थी। इसके बाद लीच फिर से उसके चारों तरफ से हमला करती
करता है, लेकिन लॉयड की और माना का यूज करके उसके सारे अटैक्स को तोड़ देता है। इसके बाद लॉयड अपनी टेक्निक को और भी ज्यादा पावरफुल करके उस पे हमला करता है। लीच उसके हमलों को रोकने की कोशिश करता है पर नहीं रोक पाता और लॉयड लगातार ही उस पे हमला कर रहा था। ये सब देख के लीच को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था कि कैसे कोई की यूजर उसके मैजिक से ज्यादा पावरफुल हो सकता है। जिसके बाद वो अपने ऊपर एक बैरियर लगा लेता है, पर लॉयड का अगला हमला उस लीच को उसके बैरियर के अंदर ही मार देता है। इसके बाद वो ट्रेजर बॉक्स को ओपन करते हैं पर उसमें से बस एक छोटी सी चाकू निकली थी। पर लॉयड को लगता है कि उस चाकू में कुछ स्पेशल है और वो खुद उसे रखना चाहता है, तो टाओ भी मान जाती है क्योंकि मॉन्स्टर को तो इसी ने डिफीट किया था। इसके बाद वो ट्रेजर बॉक्स जमीन में घुसने लगता है और पूरा डंजन कांप रहा होता है। टाओ उसे बताती है कि हमेशा ऐसा ही होता है, जब ट्रेजर ले लिया जाता है तो डंजन अपने आप ही गिर जाता है। ये सब सुन के लॉयड कहता है, इसका मतलब ये चेस्ट ही इस डंजन का कोर है, मैं तो इसे अपने साथ लेके जाऊंगा। इतनी मुशक्कत करने के बाद उसे बस चेस्ट का ऊपरी हिस्सा मिलता है और वो डंजन के बाहर आ जाते हैं। डंजन को बंद होता हुआ देख के लॉयड कहता है कि लगता है ये अब और अपनी पावर इकट्ठा करेगा ताकि वो फिर से ओपन हो सके। इसके बाद टाओ उससे पूछती है कि तुम एक मेज हो, तो लीच से लड़ते वक्त तुमने की टेक्निक का यूज क्यों किया? टाओ को लगता है कि लॉयड ने की इसलिए यूज की होगी क्योंकि लीच उसकी बेइज्जती कर रहा था, पर लॉयड कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने तो की इसलिए यूज की क्योंकि ये मजेदार लग रहा था। इसके बाद टाओ बताती है कि जिस टेक्निक का यूज करके उसने लीच को मारा था वो एक सीक्रेट टेक्निक है जिसे की ब्लेड कहते हैं और फिलहाल उसे इस टेक्निक का यूज करना नहीं आता, पर वो खुद को और भी ज्यादा इंप्रूव करना चाहती है ताकि वो लौंडाबाजी कर सके। इसके बाद लॉयड वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद टाओ को समझ में आता है कि वो अब लॉयड को ढूंढेगी कैसे। जब लॉयड घर पहुंचता है वो देखता है कि ग्रिम की काफी बुरी हालत हो चुकी है और वो कह रहा होता है कि तुम्हारी टीचर नहीं जल्लाद है यार। वहीं हम पास्ट में देखते हैं कि ग्रिम सिल्फा के साथ ट्रेनिंग कर रहा था, लेकिन सिल्फा हैरान होकर कहती है कि कोई मजाक चल रहा है क्या? आखिर आप अचानक से इतने कमजोर कैसे हो गए? लगता है मुझे आपको और ज्यादा ट्रेनिंग देनी होगी, और उसे बुरी तरह से कूट देती है। लॉयड भी उससे माफी मांगता है। इसके बाद लॉयड उस नाइफ के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहता है। लॉयड उस वेपन को गर्म पानी में डाल देता है। जहां वो स्क्रैप करता है तो देखता है कि उसके ऊपर एन्चांटमेंट्स की गई है। एन्चांटमेंट मैजिक का यूज करके वेपन्स की ताकत बढ़ाई जाती है। उस वेपन के ऊपर किए गए सभी एन्चांटमेंट स्पेल्स को लॉयड स्टडी करने लगता है। वो उस नाइफ से सभी माना एसेंस को निकाल के खुद के लिए यूज करना चाहता है, जिसके लिए उसको काफी सारी चीजों की जरूरत होगी। तो वो सबसे पहले अपने पापा के पास जाके सिल्वर कॉइन्स मांगता है। उसके डैड कहते हैं कि क्या तुम्हें गोल्ड कॉइन्स नहीं चाहिए? लॉयड कहता है कि नहीं और वहां से चला जाता है। वहीं उसके डैड सोच रहे होते हैं कि कितना प्यारा है लॉयड, वो आखिर इतने सारे पैसों को किस चीज पे खर्च करेगा। वहीं अपने रूम में लॉयड सभी कॉइन्स को पिघला रहा है। इसके बाद लॉयड फिर से सिल्फा के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। वो काफी तेजी से उसके पीछे आके उस पर हमला करता है, पर सिल्फा के लिए भी काफी स्लो था। जिसके बाद वो उसके हमले को डॉज करता है और अपने मैजिक से जमीन को ही उबड़ खाबड़ कर देता है और वो सीधा सिल्फा पे हमला करने जाता है। पर सिल्फा वहां नहीं थी, वो उसके नीचे ही थी और उसे हरा देती है और वो गिरने वाला होता है तो उसे कैच कर लेती है। इसके बाद सिल्फा लॉयड को ऑयल दे देती है। लॉयड कहता है कि पर डील तो ये हुई थी कि मुझे तुम पे पहले कोई अटैक लैंड करना होगा, पर सिल्फा कहती है कि कोई बात नहीं, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि उस दिन मैं आपको ऐसे गरीबों जैसा लड़ता हुआ देख के बहुत डर गई थी, पर लगता है कि वो बस आपका दिन नहीं था। ग्रिम ये सभी बातें सुन रहा था और वो कहता है कि यार मैं इससे भी कैसे हार गया। सिल्फा लॉयड की तारीफ ही कर रही होती है कि वो वहां से गायब हो जाता है। वो सोचती है कि आखिर वो इससे क्या खाना बनाने वाले हैं, पर वो रूम में जाके तेल और हेमेटाइट को मिला देता है जिससे उसे माना एसेंस मिलता है। इसके बाद लॉयड एल्बर्ट के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे एन्चांटमेंट यूज करने के लिए काफी सारे वेपन्स चाहिए। ये सुन के एल्बर्ट खुश हो जाता है और कहता है कि बड़ी प्यारी चीज करने वाले हो तुम तो। इसके बाद वो अपनी सभी गार्ड से कहता है कि क्या कोई मेरे इस प्यारे से भाई से अपने वेपन्स को एन्चांट कराना चाहता है। सभी नाइट्स डर के अपने वेपन्स नीचे फेंक देते हैं। वो बेचारे काफी दुखी थे क्योंकि उनकी तलवारें काफी नई थी। एन्चांटमेंट मैजिक यूज करना काफी मुश्किल चीज है और एक 10 साल का बच्चा तो बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकता। तो उन्हें अब यकीन हो चुका है कि उनकी तलवार का तो सत्यानाश हो गया। इसके बाद लॉयड उन वेपन्स को एन्चांट करना शुरू कर देता है। ग्रिम ये देख के हैरान था कि वो लॉयड बूस्ट पावर की काफी ज्यादा ही लेयर लगा रहा था उस पे। उसने इतने ज्यादा फॉर्मूलाज लगा दिए कि तलवार ही टूट जाती है। ये देख के लॉयड समझ जाता है कि ये मेटल इतने सारे फॉर्मूलाज को नहीं सह सकता और उसे लगता है कि ये तो सही में कितना मुश्किल है, पर उसे चेयर करने के लिए ग्रिम है ना। जिसके बाद एन्चांटमेंट करने के चक्कर में वो काफी सारी तलवारों को तोड़ देता है, पर कुछ तलवारें सही सलामत बच जाती हैं और कुछ दिनों बाद वो उन तलवारों को वापस दे देता है। वो एल्बर्ट को बताता है कि 120 में से 50 वेपन्स सक्सेसफुल हुए हैं और 70 वेपन्स तोड़ने के लिए उससे माफी मांगता है। असल में 80 वेपन्स सक्सेसफुल हुए थे, पर उसने उनपे और भी ज्यादा फॉर्मूलाज लगाने की कोशिश की जिसके चक्कर में वो 80 से 50 हो गए। वहीं ये सब देख के एल्बर्ट शॉक्ड रह जाता है क्योंकि एक फर्स्ट ग्रेड एन्चांटर की सक्सेस रेट सिर्फ 10% होती है और लॉयड ने इतने सारे वेपन्स को एन्चांट कर दिया। और उन सभी सोल्जर्स को यकीन नहीं हो रहा होता। उन्हें लगता है कि उसने बस 70 तलवारों को डिस्ट्रॉय करके हार मान ली, पर जैसे ही एक सोल्जर अपनी तलवार को मियान में रखता है उसकी मियान ही कट जाती है। ग्रिम ये देख के कहता है कि देखा, तुम्हारी तलवार की धार इतनी तेज हो गई कि मियान ही कट गई। वहीं एल्बर्ट भी अपनी तलवार को देख के हैरान हो रहा था। इसके बाद लॉयड एल्बर्ट से कहता है कि वो इन वेपन्स को लड़ाई में यूज होता हुआ देखना चाहता है। तो एल्बर्ट उसे मॉन्स्टर
हंटिंग में साथ चलने को कहता है। सारी तैयारियां खत्म करने के बाद लॉयड, सिल्फा और एल्बर्ट सुबह सुबह कैरेज में वहां से निकल जाते हैं और वो जल्द ही फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं जिससे कि किंगडम घिरा हुआ है। लॉयड काफी एक्साइटेड है और वो पूछता है कि क्या मॉन्स्टर्स आसपास हैं हमारे। सिल्फा कहती है कि नहीं, मॉन्स्टर्स को देखने के लिए तुम्हें थोड़ा और इंतजार करना होगा। इसके बाद सिल्फा एल्बर्ट का शुक्रिया अदा करती है क्योंकि उसने उसे लॉयड के साथ आने के लिए इजाजत दी। लॉयड कहता है कि उसके पास ऐसा कोई रीजन नहीं था जिसके लिए वो सिल्फा को साथ आने में मना करे, और वैसे भी उसे पता है कि वो लॉयड की कितनी फिक्र करती है, तो वो उसे कैसे मना करता। सिल्फा के मन में शायद लॉयड के लिए कुछ इनअप्रोप्रिएट फीलिंग्स है, पर वो ये सब एडमिट नहीं करेगी जब तक कि लॉयड 18 साल का नहीं हो जाता। इसके बाद एल्बर्ट उसकी थोड़ी और टांग खींचता है, लेकिन सिल्फा जब अपनी तलवार बाहर निकालती है वो समझ जाता है कि अब उसके मुंह बंद रखने का टाइम हो चुका है। पर सिल्फा ने तलवार उसकी चिढ़ाने की वजह से नहीं निकाली थी, बल्कि इसलिए निकाली थी कि उनके सामने कुछ मॉन्स्टर्स हैं। ये कोबोल्ड्स हैं जिनके पास वेपन्स भी हैं। तो सभी नाइट्स एल्बर्ट और लॉयड को प्रोटेक्ट करने के लिए फॉर्मेशन में आ जाते हैं। लॉयड को ऐसी एक्टिंग करनी पड़ेगी कि वो डरा हुआ है ताकि किसी को उस पर शक न हो, पर सच्चाई तो ये है कि उसे कब का पता चल गया था कि कोबोल्ड्स उनकी तरफ आ रहे हैं। जब वो टाओ के साथ था उसने एक चीज सिखाई थी जिससे वो की का यूज करके हमेशा अपनी सराउंडिंग्स को सेंस कर सकता है जब तक कि वो ब्रीदिंग का यूज कर रहा है। लॉयड सब कुछ गौर से देख रहा था क्योंकि अब नाइट्स और कोबोल्ड्स की लड़ाई शुरू हो रही थी, लेकिन जो आगे घटता है उसके लिए घोड़ा, नाइट और लॉयड कोई भी तैयार नहीं थे क्योंकि कोबोल्ड सीधा आधे में कट जाता है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि कोबोल्ड्स ने तो स्टील आर्मर पहना है, पर ये सारी करामात लॉयड की एन्चांटमेंट की वजह से थी। उनकी तलवारें अब इतनी ज्यादा तीखी हैं, ये ट्रेन्ड नाइट्स भी उन्हें हैंडल करने में अब घबराने लगे हैं। ये सब देख के एल्बर्ट भी उसकी पूरी तारीफ करता है। सिल्फा भी लॉयड की एन्चांटमेंट की तारीफ करती है। हालांकि लॉयड ने उसके वेपन की एन्चांटमेंट नहीं की थी, पर उसे देख के लगता नहीं है कि उसे एन्चांटमेंट की जरूरत भी है। तभी एक कोबोल्ड लॉयड पे हमला करता है, लेकिन इससे पहले कि वो कोबोल्ड लॉयड को मूव करने में मजबूर करता, एक जाना पहचाना चेहरा उसके लात मारता है और हम देखते हैं कि वो टाओ थी। वो इस एरिया में एक सेक्सी लड़के को सेंस कर रही थी, तो वो दौड़ी दौड़ी यहाँ पहुंच गई। वहीं लॉयड को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि उसे यकीन था कि वो दोबारा इस लड़की का चेहरा नहीं देखेगा। टाओ लॉयड के पास जाती है। वो सेंस कर सकती है कि लॉयड की ब्रीदिंग का यूज कर रहा है ताकि वो अपनी सराउंडिंग को सेंस कर पाए, और उसे ये नहीं समझ में आ रहा था कि लॉयड ने ये सीखा कहाँ से। तभी वो देखती है कि लॉयड और रॉबर्ट का चेहरा काफी एक जैसा है। वो उसके फेस को देख ही रही थी कि वो सेंस करती है कि कोबोल्ड उसके पीछे से हमला करने जा रहा है, पर इससे पहले कि वो कुछ करती सिल्फा पहले ही उसे काट देती है। सिल्फा बिल्कुल भी खुश नहीं है एक अनजान लड़की को अपने फ्यूचर हस्बैंड से इतना क्लोज आते देख के, और टाओ उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं थी। ये देख के एक चीज तो साफ हो जाती है कि इन दोनों के बीच कभी पटरी नहीं बैठेगी। तो एल्बर्ट उन दोनों को थोड़ा शांत कराने की कोशिश करता है और टाओ को साथ में लेक तक चलने को कहता है। रात को जब सभी लोग कैंप सेटअप कर रहे हैं, एल्बर्ट टाओ का शुक्रिया अदा करता है कोबोल्ड से लड़ने में मदद करने के लिए और खुद को इंट्रोड्यूस करता है एज द सेकंड प्रिंस ऑफ सोलम। टाओ को पता नहीं था कि एल्बर्ट रॉयल्टी है, तो वो उसके रूड बिहेवियर के लिए माफी मांगती है, पर उससे ज्यादा जरूरी बात ये थी कि टाओ को वो हॉट लग रहा था। इस जलील औरत ने फिर से लौंडाबाजी शुरू कर दी, लेकिन वो किसी तरह खुद को समझा लेती है कि ये भले ही रॉबर्ट जैसा दिखता हो, पर ये रॉबर्ट नहीं है। एल्बर्ट उससे पूछता है कि क्या वो उसके जैसा दिखता है जिस इंसान को वो ढूंढ रही है। टाओ कहती है कि हाँ, पर तुमसे ज्यादा तो लॉयड उसके जैसा दिखता है। वहीं लॉयड टाओ से दूरी बनाए रख रहा है ताकि उसे पता न लग जाए कि वही रॉबर्ट है। स्पेशल डिटेक्शन की टेक्निक का यूज करने के चक्कर में वो लगभग पकड़ा ही गया था, पर क्योंकि अब टाओ को पता ही चल चुका है कि वो ये यूज कर सकता है, तो अगर वो इसका यूज नहीं करेगा तो और ज्यादा सस्पिशन उस पे आएगा। तो इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो अपने टेंट में ही छुपा रहेगा। लेकिन जैसे ही वो टेंट के अंदर जाता है, उसके चेहरे के ऊपर संतरों से हमला कर दिया जाता है, पर इससे लॉयड को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसने सिल्फा को हजारों बार ऐसे देख रखा है। वो लॉयड के टेंट में क्यों चेंज कर रही है। सिल्फा कहती है कि ये तो नैश रहेगा और उसे कुछ नहीं होगा, पर सिल्फा ना नहीं सुनना चाहती थी और वो देखती है कि सिल्फा लॉयड का गला फाइट को देखने में एक्साइटेड हो गए थे, जिसकी वजह तुम समझ सकते हो। वहीं लॉयड वहां से निकल लेता है। एल्बर्ट उसे कॉम्प्लीमेंट करता है कि तुम तो इत्तू से हो, लेकिन तुम्हारे लिए तो अभी से लड़कियां लड़ रही हैं, पर लॉयड को ये बिल्कुल भी फनी नहीं लगता। एल्बर्ट लॉयड से कहता है कि जब से सिल्फा ने उसकी केयर करना शुरू किया है वो काफी बदल गई है, पर उसे वार्न भी करता है कि सिल्फा जैसी लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में उसे केयरफुल रहना होगा। वहीं सिल्फा और टाओ रियलाइज करते हैं कि सभी नाइट्स उनकी लड़ाई का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और सिल्फा की सारी जगहों को देख रहे हैं, जिसके बाद वो उन सभी की धुलाई कर देते हैं। इसके बाद टाओ उन्हें बताती है कि उसको टास्क दिया गया था कि वो पास के ही श्राइन को फिक्स करे। तो सिल्फा कहती है कि तू अपना काम करने जाना ताकि वो लॉयड के साथ अपना टाइम बिता पाए। तभी एल्बर्ट वहां आता है और कहता है कि अभी पहाड़ पे जाना खतरनाक हो सकता है। वैसे भी टाओ की स्पेशल सेंसिंग एबिलिटी उनके बहुत काम आ सकती है, तो चाहता है कि वो सुबह तक ग्रुप के साथ ही रहे। लेकिन तभी टाओ एक खतरा सेंस करती है और कहती
है कि अब उन्हें स्काउट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस मॉन्स्टर को वो ढूंढ रहे थे वो उन्हीं के पास आ गया। वो बेयरवुल्फ उन सभी की ओर बढ़ने लगता है तो सभी नाइट्स अपने फॉर्मेशन में आ जाते हैं, पर लॉयड सिर्फ सिल्फा के पीछे आ जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि ये लड़ाई फिर से जल्दी खत्म हो जाए। अपने साइज के हिसाब से वो मॉन्स्टर काफी तेज था, पर ग्रिम का ध्यान मॉन्स्टर से ज्यादा उस पहाड़ के ऊपर वाली श्राइन पे है। वहीं दूसरी तरफ लड़ाई जारी रहती है और एक नाइट को टाओ अपनी की ब्लास्ट से बचाती है, पर इससे उस वुल्फ का ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ता। तो अब उससे लड़ने के लिए एल्बर्ट आगे आ जाता है। एल्बर्ट लॉयड के द्वारा एन्चांट किए गए स्वॉर्ड को निकालता है और उसके साथ एक ऐसा स्पेल कास्ट करता है जो उस वुल्फ को पूरी तरह से खत्म कर देता है। सभी नाइट्स प्रिंस की ताकत की तारीफ करने लगते हैं, पर वो स्पेल इतना पावरफुल नहीं होता अगर लॉयड ने उसकी स्वॉर्ड को एन्चांट ना किया होता तो एल्बर्ट लॉयड का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उसी की वजह से उस वुल्फ को हराना इतना आसान हुआ। तभी ग्रिम उसे बताता है कि उससे भी खतरनाक एक चीज है जो श्राइन टाओ फिक्स करने वाली है, उसके अंदर एक डीमन सील किया हुआ है और वो सील अब काफी कमजोर हो चुका है। तभी वो बेयरवुल्फ जिसे एल्बर्ट ने हराया था वो फिर से खड़ा होता है और इस बार वो चारों तरफ से डार्क ऑरा से घिरा हुआ था और उसके आसपास कई और भी मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। वुल्फ के जरिए एक आवाज उनसे बात करती है जो कि कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सिपाहियों को मारने की। जो उस वुल्फ के जरिए बात कर रहा था वो एक डीमन था और उसका नाम इज़ुज़ु है। वो कसम खाता है कि वो उन सभी को मार गिराएगा और वो अपने सभी मिनियंस को उन पे हमला करने का ऑर्डर देता है। एल्बर्ट एक वुल्फ को घायल कर देता है, लेकिन अगले ही पल उसकी इंजरी हील हो जाती है और लगभग एल्बर्ट को वो खा ही जाता है, लेकिन टाओ आके उसे बचा लेती है। लेकिन वो ऐसे ज्यादा देर तक नहीं लड़ सकते थे क्योंकि उन वुल्व्स को चाहे जितना मर्जी घायल किया जाए वो अपनी सभी इंजरीज को इंस्टेंटली हील कर पा रहे थे। सभी अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन सिल्फा बस एक जगह खड़ी होकर देख रही है क्योंकि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के साथ क्या होता है जब तक कि लॉयड सेफ है। लॉयड ग्रिम से पूछता है कि क्या वो पज़ुज़ु को जानता है। ग्रिम कहता है कि वो अपनी जिंदगी में कभी उससे नहीं मिला, लेकिन वो देख के इतना बता सकता है कि पज़ुज़ु अपने मैजिक का यूज करके उन सभी को पपेट्स की तरह कंट्रोल कर रहा है। इन्हें कंट्रोल करने के लिए उन्हें मैजिक से धागे बनाए हैं और उन्हीं धागों के जरिए वो इन सभी को माना सप्लाई कर रहा है और ये लड़ाई तब तक खत्म नहीं होगी जब तक कि वो पज़ुज़ु को नहीं मार देते। लेकिन लॉयड ने तो तब से ही सुनना बंद कर दिया था जब से उसने माना ट्रांसम्यूटेशन के बारे में सुना था और वो चाहता है कि ग्रिम उसे सिखाए कि इसे यूज कैसे करते हैं। ग्रिम को नहीं लगता कि ये सही समय होगा ये चीजें सिखाने का क्योंकि बाकी के लोगों की जान पे बनी हुई है, पर लॉयड को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के मरने से ज्यादा नए मैजिक सीखने में इंटरेस्ट था, तो वो चाहता है कि ग्रिम उसे अभी के अभी ये मैजिक सिखाए। वहीं पज़ुज़ु की हंसी नहीं रुक रही है क्योंकि इन ह्यूमन से लड़ने में उसे बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हो रही थी, पर जब वो लॉयड की इंसल्ट करता है क्योंकि उसे लगता है कि वो डरपोक है, सिल्फा का माथा घूम जाता है। वो लॉयड से कहती है कि मुझे आपको छोड़ के थोड़ी देर के लिए जाना होगा, पर लॉयड अपने ट्रांसम्यूटेशन के लेसन में इतना ज्यादा घुसा पड़ा है कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि उसके आसपास हो क्या रहा है। सिल्फा उसके सामने लड़ने जाती है और कहती है कि उसके सामने होना भी उसके सभी सेंसेस के लिए पेनफुल है क्योंकि वो बदसूरत है, गंदा स्मेल करता है, आवाज उसकी भद्दी है और क्योंकि लॉयड यही है वो उसके आसपास के एनवायरनमेंट को और ज्यादा बदबूदार होने नहीं दे सकती। पज़ुज़ु को उसकी धमकियां बचकानी लग रही थी क्योंकि उसे नहीं लगता कि वो बस एक स्वॉर्ड से उसे हरा सकती है। सारे वुल्व्स उसके कंट्रोल में है और वो हमेशा ही हील होते जाएंगे जब तक कि वो माना सप्लाई करता रहेगा और डीमंस के पास ऑलमोस्ट कभी माना खत्म नहीं होता। लेकिन इन सभी बातों के जवाब में सिल्फा सिर्फ यही कहती है कि क्या तुम बोलना बंद कर सकते हो, तुम्हारी सांसों की बदबू मेरे नाक को किसी भी हमले से ज्यादा डैमेज कर रही है। पज़ुज़ु एकदम से सिल्फा पे हमला कर देता है, लेकिन जब तक कि पज़ुज़ु को पता लगता कि यहाँ हुआ क्या है उसने उस बेयरवुल्फ के सारे पैर काट दिए थे। पज़ुज़ु अपने वुल्फ के फीट हील करने लगता है, पर जब वो हील कर रहा था बाकी सभी रियलाइज करते हैं कि बाकी के वुल्व्स काफी स्लो हो चुके हैं क्योंकि पज़ुज़ु अपने वुल्फ को हील करने में फोकस कर रहा था। तो एल्बर्ट सिल्फा से कहता है कि वो पज़ुज़ु को डैमेज करती जाए जैसे उसने अभी किया था ताकि वो जल्दी से इस बाकी के वुल्व्स को खत्म कर पाए। वहीं इन सभी के बीच लॉयड माना ट्रांसम्यूटेशन के बारे में और चीजें सीख रहा है। ग्रिम कहता है कि इस टेक्निक का यूज करना बहुत मुश्किल है और पज़ुज़ु बहुत टैलेंटेड है जो कि वो इतने सारे मॉन्स्टर्स को एक ही साथ कंट्रोल कर पा रहा है। वहीं दूसरी तरफ सिल्फा फिर से पज़ुज़ु को घायल कर देती है, जिसके बाद वो अपने बगल वाले नाइट से उसकी स्वॉर्ड मांगती है और स्वॉर्ड को देख के थोड़ी मदहोश हो जाती है क्योंकि इसे एन्चेंट लॉयड ने किया था। पर जैसे ही पज़ुज़ु को सिल्फा के लॉयड के ऑब्सेशन के बारे में पता लगता है वो बातें करने लगता है कि कैसे वो लॉयड को मारेगा और उसके सारे ऑर्गन्स को काट के रिसर्च करेगा कि आखिर वो इसमें इतना स्पेशल क्या है। ये सब सुन के सिल्फा को गुस्सा आ जाता है। इस मौके का फायदा उठा के पज़ुज़ु उसे जिंदा ही खा लेता है, पर सिल्फा उसके मुंह के अंदर से ही उसे काटने लगती है। इसके बाद वो उस वुल्फ का सर काट देती है, पर उसका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। इसके बाद वो एक और डुअल वेल्डिंग टेक्निक का यूज करके उस डीमन को वुल्फ की बॉडी से बाहर निकाल देती है। सभी लोग ये देख के हैरान थे कि सिल्फा कितनी ज्यादा ताकतवर है, पर लॉयड बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था क्योंकि उसे पता था कि सिल्फा कितनी स्ट्रॉन्ग है। पज़ुज़ु ने सिल्फा के सामने लॉयड की जान लेने की बात की थी जिसके लिए सिल्फा उसे कभी माफ नहीं कर सकती और वो उसकी जान लेने के लिए आगे बढ़ती है। सिल्फा पज़ुज़ु को हार मानने को कहती है, लेकिन पज़ुज़ु उसकी बेवकूफी पे हंसता है और अपने मुंह से चारों तरफ पॉइजनस माना रिलीज कर देता है। वहीं दूसरी तरफ एल्बर्ट
एल्बर्ट और टाओ मॉन्स्टर्स को हरा देते हैं, पर वो अभी भी हील हो सकते हैं क्योंकि डीमन अभी भी जिंदा था। तभी वो जहरीली माना से घिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। टाओ जल्दी से अपनी सांस को रोक के बच जाती है, लेकिन सिल्फा इससे नहीं बच पाती और बेहोश हो जाती है। पजूजू को गुस्सा चढ़ जाता है क्योंकि उन्होंने उन सभी मॉन्स्टर्स को हरा दिया था। 100 साल पहले ही वो अपनी सील से बाहर आ चुका था और तभी से वो इन मॉन्स्टर्स को रेस कर रहा था। वो अचानक से ही सिल्फा पे हमला कर देता है। एल्बर्ट उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन वो अपने शरीर को मूव नहीं कर पा रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है। वहीं वो डीमन सिल्फा को बताता है कि जो भी उसके माना ऑफ डोमिनेशन को इनहेल करेगा वो उसके कंट्रोल में आ जाएगा। सिल्फा कहती है कि अच्छा, तो इसलिए इतनी बदबू आ रही थी। पजूजू गुस्से में उस पे हमला करने जाता है, लेकिन टाओ आके उसे बचा लेती है। टाओ सिल्फा और मॉन्स्टर के बीच में खड़ी हो जाती है और सिल्फा से पूछती है कि क्या वो लड़ सकती है। सिल्फा ठंड से बुरी तरह से कांप रही है और फिर भी कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। टाओ सिल्फा से कहती है कि अगर तुम मूव कर सकती हो तो यहाँ से चली जाओ, पर सिल्फा उससे रिक्वेस्ट करती है कि नहीं, तुम लॉयड को बचा के यहाँ से ले जाओ। इसके बाद सिल्फा भी बेहोश हो जाती है। पजूजू सिल्फा की तारीफ करता है कि वो बहुत स्ट्रांग है क्योंकि जब उसने अपना माना रिलीज किया था वो उसके सबसे पास थी। तभी अचानक से पजूजू टाओ के पीछे पहुंच जाता है और उससे पूछता है कि तुम पे मेरी माना का असर क्यों नहीं हो रहा। टाओ उस पे हमला करती है, लेकिन वो उसके अटैक को आसानी से डॉच कर लेता है, जिसके बाद वो समझ जाता है कि टाओ स्पेशल ब्रीदिंग टेक्निक का यूज कर रही है ताकि वो उसके माना को अब्सॉर्ब ना कर ले। पजूजू उससे कहता है कि तुम्हें अपना टाइम देख के यहाँ से भाग जाना चाहिए था, और फिर वो सोचता है कहीं ऐसा तो नहीं मैं तुम्हें इतना सेक्सी लगता हूँ कि तुम मुझे ज्वाइन करना चाहती हो। इसके बारे में सोच के ही टाओ का दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि वो खुद को इतने बदसूरत जीव के साथ ज्वाइन करते हुए सोच भी नहीं सकती थी। वो उसे बताती है कि उसने अपना मर्द ढूंढ लिया है। इसके बाद वो बहुत ही खतरनाक इलेक्ट्रिक हमला करती है, लेकिन इतने बड़े हमले की वजह से उसकी ब्रीदिंग आउट ऑफ कंट्रोल चली गई थी। तो वो सबसे पहले अपनी ब्रीदिंग वापस से कंट्रोल करना चाहती है, लेकिन तभी एक मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला कर देता है। पजूजू उससे पूछता है कि तुमने कौन सा मर्द चुना है इनमें से, यहाँ तो मेरे आगे खड़ा होने लायक कोई भी नहीं है। इसके बाद पजूजू अपना और भी ज्यादा माना रिलीज करता है ताकि वो टाओ की बॉडी पे भी कंट्रोल कर पाए, लेकिन टाओ कहती है कि वो अपने फ्यूचर हस्बैंड को पास ही महसूस कर पा रही है और वो कभी भी उसके काबू में नहीं आएगी। पजूजू को लगता है कि वो फालतू की बकवास कर रही है और नीचे थूक के कहता है कि तुम तो बस एक ऑर्डिनरी ह्यूमन हो, मेरा तुम में अब कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। और फिर वो बदतमीजियों के लिए सिल्फा को पनिश करने जाता है। वो अपने मरे हुए मॉन्स्टर्स को रिप्लेस करने के लिए सिल्फा को भी करप्ट करना चाहता है। उसे पता है कि ऐसा करने में टाइम लगेगा, लेकिन सिल्फा की ताकत को देखते हुए ये वर्थ इट होगा। जब पजूजू सोच रहा होता है कि कैसे वो सिल्फा को अपने माना में नहाएगा और अपना इटर्नल स्लेव बनाएगा, लॉयड को पता लग जाता है कि आखिर वो बेयरवुल्व्स को कैसे कंट्रोल कर रहा था। पजूजू कहता है कि उसने बचपन में ही इन बेयरवुल्व्स के पेरेंट्स को मार दिया था, जिसकी वजह से वो उसको ही अपना पेरेंट समझते हैं और उसकी सारी बात मानते हैं। लेकिन तभी वो ये देख के हैरान हो जाता है कि लॉयड उसके माना में बिना किसी परेशानी के खड़ा हुआ है। वो उससे पूछता है कि तुम पे मेरे माना का असर क्यों नहीं हो रहा, मैंने तो बस तुम्हारे माना को रिजेक्ट कर दिया, क्या बोल रहे हो ये तुम। तभी वो ग्रिम को पहचान जाता है। अरे तुम भी तो एक डीमन हो ना, तुम्हें क्या लगा तुम ये क्यूट सी चीज बन जाओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा, और तुम एक इंसान के साथ क्या कर रहे हो। वो ग्रिम का मजाक उड़ाने लगता है, तुम तो डीमंस के नाम पे एक धब्बा हो। ये सब सुन के ग्रिम को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है तुम फिक्र मत करो, तुम्हें पता लग जाएगा मैं एक इंसान के साथ क्यों हूँ। लेकिन वो उसकी बातों को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेता और अपने सभी मॉन्स्टर से उन पे हमला करवा देता है। वहीं लॉयड कहता है कि ये माना ट्रांसमिशन ट्राई करने के लिए परफेक्ट जगह है। लॉयड माना ट्रांसम्यूटेशन का यूज करके कुछ भी बना सकता था, और जो वो बनाना चाह रहा था उसके लिए बहुत ज्यादा माना की जरूरत थी, और वो एक फूलों का बागीचा बना देता है जहाँ की सभी मॉन्स्टर्स बड़े ही पीसफुल तरीके से बिहेव करने लगते हैं। जिसके बाद लॉयड के पास इन सभी डीमंस का कंट्रोल आ जाता है। पजूजू को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। इसके बाद लॉयड एक बेयरवुल्फ को कहता है कि वो टाओ को वापस उगल दे। पजूजू को लगता है कि लॉयड एक एक्सपर्ट सॉर्सरर है क्योंकि उसने इंस्टेंटली एक फूलों का बागीचा बना दिया था। इसके बाद पजूजू और भी माना रिलीज करता है उन बेयरवुल्फ को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन ग्रिम कहता है कि अब हमें पता चल चुका है कि तुम इन्हें कंट्रोल कैसे करते थे। वो सभी मॉन्स्टर्स पजूजू पे हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से सिल्फा उसके चंगुलों से बच जाती है। लॉयड ये देख के हैरान था कि सभी वुल्व्स कितने सिंक में मूव कर रहे थे। इतने सिंक में मेरे टीममेट्स मूव करते ना तो रोज बीजीएमआई में जीत रहा होता मैं, लेकिन वो नल्ले इधर उधर भटकते रहते हैं। लेकिन उन वुल्व्स को खुद पे हमला करते हुए देख के उसे गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें बुरी तरह से मारने लगता है। क्योंकि वो किसी भी वुल्फ को अपना माना सप्लाई नहीं कर रहा था तो अब वो अपनी पूरी ताकत दिखा सकता था। इसके बाद पजूजू कहता है कि मैं तुम दोनों को ही खत्म कर दूंगा, मैं मैजिक से नहीं मर सकता, चाहे तुम कितना भी माना यूज कर लो। इससे लॉयड को याद आता है, अरे हाँ, ग्रिम ने भी तो यही कहा था कि मैजिक से डीमंस को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता। इसके बाद पजूजू अपनी पूरी मैजिक पावर रिलीज कर रहा होता है। वहीं लॉयड इस बात से कंफ्यूज्ड है कि आखिरकार अभी तक किसी ने भी माना का यूज करके डीमन को खत्म कैसे नहीं किया, और वो पता लगाना चाहता है कि आखिरकार एक डीमन कितना ज्यादा माना सह सकता है। तो लॉयड भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने लगता है, लेकिन उसकी ताकत देख के पजूजू की फट जाती है। वहीं ग्रिमोर सोच रहा होता है
है कि अब जाके पता चला तुम्हें कि मेरा माना लॉयड पे काम। आखिर क्यों करना चाहता है ध्रुव लारा से एक रात की शादी? इन सारे सवालों के जवाब और इनके पीछे का सच जानने लॉयड पे काम क्यों नहीं करता? बुक तो अब लॉयड पज़ूज़ू का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उसी की बदौलत वो अपने बहुत सारे स्पेल्स को ट्राई कर सकता है। वहीं पज़ूज़ू उसकी ताकत को देख के बस उठने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि उसे लगता है कि ये सब बस एक बुरा सपना है। लॉयड पज़ूज़ू के ऊपर एक बैरियर कास्ट करने की कोशिश करता है लेकिन पज़ूज़ू उससे बच जाता है और सोचने लगता है कि आखिरकार उसने इनकांटेशन कब की। वहीं पज़ूज़ू समझ जाता है कि ये लड़का उसके बस की बात नहीं है और वो वहाँ से बच के भागने लगता है क्योंकि लॉयड वहाँ उसे मारने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। वो उसे जिंदा पकड़ना चाहता था और अपने स्पेल्स को उस पे एक्सपेरिमेंट करना चाहता था। पज़ूज़ू वहां से भाग रहा होता और साथ ही लॉयड के बैरियर भी डॉज कर रहा था। पज़ूज़ू एक पत्थर के पीछे थोड़ी सांस लेने की सोचता है लेकिन लॉयड फिर से एक और बैरियर कास्ट कर देता है जिसकी वजह से उसे भागना पड़ता है। ग्रिम लॉयड से पूछता है कि तुम एक बार में आखिर कितने बैरियर्स कास्ट कर सकते हो? लॉयड कहता है कि 20 और अगर तुम मुझसे मिल जाओ तो और भी ज्यादा। इसके बाद लॉयड ग्रिम को ऑब्जर्व कर लेता है और वो और भी ज्यादा बैरियर्स बनाने लगता है। वहीं पज़ूज़ू मुश्किल से ही बैरियर्स को डॉज कर पा रहा है लेकिन लॉयड के बैरियर्स खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। धीरे धीरे पज़ूज़ू का दिमाग घूमने लगता है कि आखिर लॉयड इतने सारे बैरियर्स कैसे बना पा रहा है। वहीं दुम दबा के भागते वक्त भी उसका ईगो उसके सर पे चढ़ जाता है और वो सोचता है कि वो इतने सारे बैरियर्स बना रहा है लेकिन मैं सभी को डॉज कर पा रहा हूँ, मैं तो सही में कमाल का हूँ। लेकिन तभी लॉयड उसे डायमेंशनल एनक्लोजर में पकड़ लेता है। वो बेचारा वहां से भागने के लिए तड़प रहा होता है और लॉयड से कहता है कि तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालो, तुम मुझे एक्सपेरिमेंट के लिए यूज करने वाले हो ना, तुम सन की बच्चे हो, मुझे बस जाने दो यहाँ से। पज़ूज़ू ये भी नोटिस करता है कि लॉयड ने बेयरवुल्व्स के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं क्योंकि वो पहले से अलग दिख रहे थे। लॉयड उससे कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने ही तो कहा था कि तुम पे मैजिक का कोई असर नहीं होगा। और लॉयड एक सीरियल स्पेल को चार्ज करने लगता है। वहीं डर के मारे पज़ूज़ू कहने लगता है कि जब मैं दुनिया पे कब्जा कर लूंगा तुम आधा हिस्सा ले लेना। नहीं आधा नहीं, तुम आधे से ज्यादा हिस्सा ले लेना, बस मुझे जाने दो। पज़ूज़ू की फटी पड़ी है क्योंकि उसे डर लगता है कि वो सही में मर सकता है क्योंकि आज तक लॉयड जितने पावरफुल यूजर ने कभी भी उस पे हमला नहीं किया था। लॉयड सभी एलिमेंट्स का यूज करके उस पे हमला कर देता है और बैरियर के अंदर ही वो 240 स्पेल पर मिनट के तौर पे रिलीज कर रहा होता है और वो डिसाइड करता है कि वो इस कॉम्बिनेशन को 30 मिनट तक चला के रखेगा क्योंकि ये देखने में बहुत सुंदर है। कुछ टाइम बाद वो पज़ूज़ू को आवाज लगाता है लेकिन पज़ूज़ू कोई भी जवाब नहीं देता तो लॉयड को लगता है कि ये कहीं सही में तो नहीं मर गया। वो डिसअपॉइंटेड है क्योंकि पज़ूज़ू उसके अटैक को 5 मिनट तक भी नहीं सह पाया था। ग्रिम कहता है कि डीमंस मैजिक से इम्यून नहीं होते बल्कि उनकी मैजिक से हाई रेजिस्टेंस होती है, तो अगर लगातार ही उन पे हमला किया जाए तो उन्हें भी मारा जा सकता है। पज़ूज़ू बेचारा दुखी है क्योंकि उसकी हजारों सालों की मेहनत एक बच्चे ने खत्म कर दी। इसके बाद सभी को होश आने लगता है तो लॉयड भी वहां से भाग के अपने भाई के पास पहुंचता है। वहीं ग्रिम पज़ूज़ू से कह रहा होता है कि अब तुम्हें पता चला कि मैं उसे फॉलो क्यों करता हूँ, मैं भी उससे बदला लेना चाहता हूँ, तो मैं बस ताकत इकट्ठा कर रहा हूँ और अपने मौके का इंतजार कर रहा हूँ। वैसे भी लॉयड अपनी लाइफ को एंजॉय करता है तो उसके साथ घूमने में भी मुझे मजा आ रहा है। इसके बाद पज़ूज़ू की बॉडी राख में बदल जाती है और ग्रिम उसे अब्सॉर्ब कर लेता है जिससे उसकी ताकत और ज्यादा बढ़ जाती है। ग्रिम को लगता है कि वो अब लॉयड के साथ अपने रीमैच के लिए तैयार है लेकिन फिर वो सोचता है नहीं अभी तो बहुत टाइम है। वहीं लॉयड सभी को बताता है कि रॉबर्ट ने आके उस डीमन को हरा दिया। ये सुन के टाउ ढूंढने लगते हैं कि आखिर वो गया कहाँ। इसके बाद वो किंगडम में वापस पहुंच जाते हैं जहाँ किंग एल्बर्ट की तारीफ करते हैं डीमन को हराने के लिए और उसके सभी मॉन्स्टर्स को भी, लेकिन वो उससे ये भी कहते हैं तुमने अपने छोटे भाई की जिंदगी खतरे में डाल दी, ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। और वो उनसे पूछते हैं कि वो कौन है जिन्होंने तुम्हारी मदद की थी। एल्बर्ट बताता है कि रॉबर्ट ने उनकी मदद की थी पर इससे पहले कि वो उसका शुक्रिया अदा करते वो वहां से चला गया था और टाओ भी अपने फ्यूचर हस्बैंड को ढूंढने वहां से चली जाती है। वहीं एल्बर्ट किंग से कहता है कि इस लड़ाई में लॉयड का भी बहुत बड़ा हाथ था और वो किंग से रिक्वेस्ट करता है कि लॉयड को भी किंग की गद्दी के लिए कॉन्टेस्ट करने का हक दिया जाए क्योंकि वो लॉयड के वेपन्स की वजह से ही था कि उन मॉन्स्टर्स ने उनकी जान नहीं ले ली। वो कहता है कि लॉयड किंग बनने के लिए परफेक्ट है। वो जानता है कि वो ऐसा करके अपने कंपटीशन को ही बढ़ा रहा है लेकिन किंगडम की भलाई के लिए वही राजा बनना चाहिए जो कि बेस्ट हो। किंग लॉयड से पूछते हैं कि क्या वो किंग की गद्दी के लिए लड़ना चाहता है लेकिन लॉयड बिना किसी इमोशन के सीधा मना कर देता है। इसके बाद लॉयड कोर्टयार्ड में एक बेयरवुल्फ के साथ खेल रहा होता है जो कि उसका पीछा करते करते यहाँ तक पहुंच गया। वहीं ग्रिम और उस बेयरवुल्फ के साथ लॉयड को क्लोज होता हुआ देख के जेलस फील करता है और वो खुद को भी फ्लफी बना देता है ताकि लॉयड उसे भी पेट कर सके। लेकिन कुछ देर में ही वहाँ सिल्फा आ जाती है तो लॉयड ग्रिम को शीरो के बालों में छुपा देता है। लॉयड सिल्फा को बताता है कि उसने इसका नाम शीरो रखा है लेकिन उसे पता नहीं है कि वो शीरो को चीजें सिखाएगा कैसे। सिल्फा बताती है कि वो मैजिक का यूज करके मॉन्स्टर्स को इंस्ट्रक्ट कर सकता है। वहीं ग्रिम सोचता है कि
कि ये तो कमाल का बंदा है, इसे बस मैजिक में ही इंटरेस्ट है, इसने तो किंग की गद्दी भी ठुकरा दी। किंग को लगता है कि ये लॉयड का बड़कपना है कि उसने राजा की गद्दी ठुकरा दी, पर एल्बर्ट को लगता है कि लॉयड शायद इस किंगडम से भी और बड़ी चीजें करने वाला है। इसके बाद लॉयड शीरो के साथ खेल रहा था। जब वो उसे सिंपल कमांड्स दे रहा था वो आसानी से उसे समझ के कर लेता है, पर लॉयड कहता है कि थोड़े भी मुश्किल कमांड्स वो समझ नहीं पाता। इसके बाद वो उसके ऊपर एक कमांड स्पेल यूज करके दिखाता है, पर शीरो कंफ्यूज हो जाता है और उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है। इसके बाद लॉयड सोचने लगता है कि उसे किसी ऐसे से सीखना होगा जो कि इस फील्ड में एक्सपर्ट है, तो उनके दिमाग में सीधा उसकी बहन एलिस का नाम आता है। इसके बाद वो सभी प्रिंसेस एलिस से मिलने जाते हैं। ग्रिम के पूछने पर लॉयड उसे बताता है कि एलिस उसकी बड़ी बहन और इस किंगडम की 6th प्रिंसेस है, और हम देखते हैं कि उसने अपने बागीचे में कई सारे फ्रेंडली मॉन्स्टर्स को रखा हुआ था। तभी अचानक से वो लॉयड के ऊपर झपट पड़ती है और कहने लगती है कि वो उससे मिलकर कितनी खुश है, और साथ ही उसे एक किस्सी भी दे देती है। तभी उसकी मेड एरिस आती है और उस पर गुस्सा होती है कि उसने उसको किस क्यों किया। एलिस कहती है कि वो उसे बड़ा क्यूट लगता है, जिसके बाद वो शीरो के साथ खेलने लगती है और वो ये भी पहचान गई थी कि वो एक वेयरवुल्फ है। तभी सिल्वर लॉयड से कहती है हमें यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि उसे माना के बारे में कुछ नहीं पता है, पर वो एलिस से उन्हें एक मॉन्स्टर दिखाने को कहता है और उसी वक्त उनके पीछे एक बड़ा सा वुल्फ आ जाता है। उसे देख के लॉयड हैरान रह जाता है कि वो उसके इतने करीब आ चुका था और उसे पता भी नहीं चला। साथ ही एलिस तो उनके सामने बस खेल ही रही थी, तो उसने उस मॉन्स्टर को कमांड तक नहीं दी थी। ये सब सोच के वो एलिस से कहता है कि वो भी ये मैजिक सीखना चाहता है, पर एलिस कहती है कि एनिमल्स को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ प्यार की जरूरत होती है, तुम प्यार से किसी भी मॉन्स्टर को समझ सकते हो, साथ ही वो एनिमल्स भी तुम्हारी मन की बातों को समझ सकते हैं। तभी उसकी मेड कहती है कि प्रिंसेस जन्म से ही ऐसा कर सकती है, तो उन्हें भी नहीं पता कि उनकी एबिलिटी काम कैसे करती है। लेकिन लॉयड को कुछ समझ आता है और वो कहता है कि मैं शीरो को कमांड दे रहा था, पर एलिस उन्हें कमांड नहीं दे रही बल्कि बस अपनी इच्छा को उनके साथ शेयर कर रही है। और साथ ही उसने ये भी नोटिस किया था कि जब एनिमल्स उसकी इच्छा को पूरी करने वाले होते हैं उससे ठीक पहले एलिस के ब्रेन से माना सीधा उन सभी के ब्रेन तक जाता है। यानी लॉयड को कमांड के बारे में विजुअलाइज करना होगा और वो इमेजेस शीरो के साथ शेयर करता है। ऐसा करते ही शीरो उसके 3 चक्कर लगाता है और एक ऊंची छलांग लगाता है। ये सब देख के लॉयड बड़ा खुश हो जाता है। इसके बाद लॉयड शीरो पे बैठा था और वो कहता है कि अब वो मॉन्स्टर्स के साथ कनेक्ट कर सकता है। तभी सिल्फा लॉयड को अपने साथ ट्रेनिंग करने को कहती है, पर उसी वक्त वहाँ एल्बर्ट आता है और कहता है कि उसे लॉयड के साथ कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, जिसके बाद वो दोनों ही लॉयड के लिए लड़ने लगते हैं। तभी लॉयड डिसाइड करता है कि वो एल्बर्ट के साथ जाएगा और लॉयड उसे उसके बड़े भाई 4th प्रिंस डीन से इंट्रोड्यूस करता है। वो सभी एक फॉर्ज में जाते हैं जहाँ की डीन उससे कहता है कि वो जानता है कि उसी ने एल्बर्ट की तलवार एन्चांट की थी, पर उसे इस बात पे यकीन नहीं हो रहा। तो एल्बर्ट लॉयड को बताता है कि डियान एक ब्लैक स्मिथ है और उसने बचपन में ही दूसरे नेशन में जाकर अपने काम पर बड़ी मेहनत की। पर तभी डियान लॉयड से कहता है कि वो उसकी तलवार को एन्चांट करना शुरू करे। इसके बाद लॉयड एन्चांटमेंट शुरू कर देता है और जब लॉयड उसे पूरा कर देता है ये देख के डियान के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि बस एक स्वॉर्ड में इतने सारे एन्चांटमेंट्स को डालना उसके हिसाब से नामुमकिन है। जिसके बाद उसे लॉयड पर यकीन हो जाता है और वो उसे उठाकर कहता है मैं तुम्हारी वजह से अब अपना सपना पूरा कर पाऊंगा। मुझे एक खतरनाक वेपन बनाना है जो कि एक ब्लैक स्मिथ और एन्चांटर मिलकर ही बना सकते हैं, जिसके लिए लॉयड भी मान जाता है। इसके बाद वो दोनों काम शुरू कर देते हैं और लॉयड उससे पूछता है कि हम किस तरह का वेपन बनाने वाले हैं। डियान बताता है कि वो एक ऐसी स्वॉर्ड बनाना चाहता है जिससे कि आग निकलती हो, तो इस हिसाब से जब वो एन्चांटमेंट बनाकर गर्म लोहे पर रखता है वो टूट जाता है। इसके बाद वो अलग अलग तरीके से एन्चांट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो हर बार फेल हो रहा था। लॉयड को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उससे गलती हो कहाँ रही है। तभी ग्रिम वहाँ आकर उससे बताता है कि उसे वो माना एसेंस चेक करना चाहिए। डियान कहता है कि तुम इसके साथ जो चाहे कर सकते हो क्योंकि मुझे ये माना एसेंस बड़े ही सस्ते में मिले थे। इसके बाद लॉयड जब उस माना एसेंस को चेक करता है वो देखता है कि वो तो बहुत घटिया क्वालिटी का था और हाई लेवल एन्चांटमेंट के लिए इसमें उन्हें हेमेटाइट मिलाना होगा। तो सिल्फा कहती है कि उन्हें हेमेटाइट इकट्ठा करने के लिए डंजन में जाना चाहिए। ये सुन के लॉयड को यकीन नहीं होता क्योंकि उसे किंगडम से बाहर जाना अलाउड नहीं है, पर सिल्फा बताती है कि किंग ने उसे परमिशन दे दी है क्योंकि उन्हें लगता है कि अब उसे बाहर की दुनिया के बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद वो एक एडवेंचरर्स के गिल्ड में जाते हैं जहाँ की काउंटर पर बैठी कैटरीना उनका स्वागत करती है और साथ ही एक फॉर्म देकर उन्हें भरने को कहती है। लॉयड उस फॉर्म को भर देता है। इसके बाद वो उसके सामने एक क्रिस्टल बॉल रखती है जो कि उसकी पावर को मेजर करेगी, जिससे कि वो उसे एक एडवेंचरर रैंक दे पाएंगे। लॉयड उस क्रिस्टल को अपनी पुरानी जिंदगी से जानता था, पर पहले जब उसने उस पर हाथ रखा था तो उसका मैजिक लेवल 0 था, पर अब उसे डर लग रहा है कि कहीं वो उसकी ताकत की वजह से फट ना जाए। तो वो अपने पूरे मैजिक को बहुत ही ज्यादा कंप्रेस करता है और इतना ज्यादा कम कर देता है कि जब वो उस पे हाथ रखता है उसका रैंक ई दिखाया जाता है। ये देख के वहाँ पीछे बैठे कुछ लोग हंसने लगते हैं, पर कैटरीना कहती है कि ये तो बहुत अच्छा
अच्छा है, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में ई रैंक होना बहुत कमाल की बात है। वहीं लॉयड सोच रहा था कि उसने तो बस 1% मैजिक निकाला था, फिर भी वो ई तक पता नहीं कैसे पहुंच गया। तभी कैटरीना कहती है कि मुझे यकीन है कि सिल्वर ब्लेडर के बाद लॉयड ही सबसे टैलेंटेड एडवेंचरर बनेंगे। लेकिन ये सुन के पीछे बैठे सभी लोग भड़क जाते हैं और कहते हैं कि तुम स्टिंगू को सिल्वर ब्लेडर के साथ कैसे कंपेयर कर सकती हो। सिल्वर ब्लेडर तो एक लेजेंडरी एडवेंचरर है जिसने लाखों मॉन्स्टर को अकेले ही मार गिराया है। वो इतनी स्ट्रांग है कि लोग उसे भी मॉन्स्टर समझते हैं, पर वो दोनों उनकी बातों पे कोई ध्यान नहीं देते। और सिल्फा कहती है कि हम कितने भी खतरनाक क्वेस्ट को एक्सेप्ट करने को तैयार हैं, पर कैटरीना कहती है कि एक हाई लेवल के क्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए कम से कम बी रैंक होना चाहिए। तो सिल्फा कहती है कि अगर ऐसा है तो मैं खुद को वापस से रजिस्टर करना चाहती हूँ। तभी वहाँ एक टकला आता है और कहता है कि तुम एक सेक्सी सी लड़की होकर इस टिंगू के पीछे पड़ी हो, हमारे साथ आ जाओ, हम तुम्हें दिन रात एडवेंचर ही कराते रहेंगे, समझ रही हो ना। तभी सिल्फा उसकी मूछें काट देती है और कैटरीना कहती है कि तुमने गलत इंसान से पंगा ले लिया, क्योंकि जिस सिल्वर ब्लेडर की तुम इतनी तारीफ कर रहे थे वो यही मोहतरमा है। जिसके बाद कैटरीना बताती है कि अगर तुम दोबारा रजिस्टर करती हो तो तुम्हारा 2 रैंक नीचे हो जाएगा, यानी तुम सी लेवल की एडवेंचरर बनोगी। तभी वहाँ ताओ आ जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, पर उसे देखते ही सिल्फा लॉयड को लेकर वहाँ से जाने लगती है। तो टाओ उन्हें रोकती है। सिल्फा उससे कहती है मुझे तो लगा था कि तुम रॉबर्ट नाम के लड़के को ढूंढ रही हो। ताओ बताती है कि उसने उसके लिए पूरा जमीन आसमान छान मारा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। इसलिए वो चाहती है कि लॉयड उसे एल्बर्ट से इंट्रोड्यूस करे और बदले में वो उसकी मदद करेगी। इसके बाद